नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी में लव जिहाद पर सख्ती के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट की डबल बेंच ने 11 नवंबर के अपने फैसले में दूसरे धर्म में शादी को लेकर यूपी पुलिस की एफआईआर खारिज कर दी। मामला 2019 में कुशीनगर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी का है। शादी से पहले लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल लिया। परिवार वालों ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बाद में शादीशुदा जोड़ा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने साफ कर दिया कि दोनों बालिग हैं और पसंद का साथी चुनना हर किसी का मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने भी ये कहा, हम जोड़े को हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखते। हालांकि इससे पहले इसी हाईकोर्ट ने ऐसे कुछ मामलों में दंपत्ति को संरक्षण देने से मना कर दिया। यहां आपको बता दें कि कई राज्य हैं जो इस तरह की शादियों को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट का एक फैसला है जो ऐसे जोड़ों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर तो लेकर आया है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, अगर देखिए तो कितनी परेशानियों से जनता जूझ रही है, लेकिन उनका पहरा या उनका निशाना उन जोड़ों पर है जो प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधे। देखिए, ऐसा है 2011 का जो सेंसस है, अगर आप उसमें देखें तो अंतरजातीय शादियों की तादाद ही इस देश में बेइंतहा कम है। तो अंतरधार्मिक शादियों की तादाद कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कहना है कि तकरीबन 2.25% होगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि 2.25% हो सकती है, क्योंकि अगर आप जहां रहते हैं उसके आसपास 100 लोगों की लिस्ट बनाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से 2 लोगों ने किसी दूसरे धर्म में शादी की होगी। ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। और मान लीजिए अगर ये मान लें कि 2.25% लोग दूसरे धर्मों में शादी करते हैं, तो वो सारे लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं करते होंगे। उनमें से कुछ लोगों की तादाद ऐसे हो सकती है, कुछ लड़कों की, कि वो लड़कियों के लिए इतने दीवाने हो गए हों कि उनको ये लगता हो कि अगर हम अपना धर्म या अपना सही नाम बता देंगे तो ये हमसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो दूसरे धर्म की है। इसलिए वो अपना नाम बदल करके, अपना धर्म छुपा करके और नाम छुपा करके शादी करके उसको धोखा देते होंगे। तो ये देश की कोई, अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अंतर जातीय विवाह भी अगर उसमें कोई समस्या भी हो तो वो कोई देश की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जबकि अंतरजातीय विवाह तो अब आजकल काफी तादाद में शुरू भी हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि इस देश का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा जो है वो गांव में रहता है। वहां ना तो अंतरजातीय शादियां होती हैं, ना अंतरधार्मिक शादियां होती हैं। तो मोटे तौर पे ये अर्बन फिनोमिना है। अगर आप शहरों में देखें तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि इसका जो तादाद कितनी छोटी है और ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो शादीशुदा जोड़े को एक पति पत्नी के रूप में देखा जाए, ना कि उसे धर्म के चश्मे के तौर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया है। उसने कहा है कि वो पति पत्नी को हिंदू मुसलमान के रूप से नहीं देखते। कानपुर में कथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा है कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कर शादी का कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में ना ही कोई विदेशी फंडिंग पाई गई। 14 में से 3 मामले ऐसे हैं जिसमें लड़कियां बालिग थीं, जिन्होंने मर्जी से शादी की और उसके बाद उन्होंने धर्म बदला। 11 मामले ऐसे थे जिनमें लड़का लड़की ने शादी में दिक्कत ना हो इसलिए तय नियमों का पालन नहीं किया। 8 मामलों में लड़कियां नाबालिग थीं। कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के घर वालों ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके घर की बच्चियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर ली गई है। कुल 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया और ऐसे मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है
कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी के मेरठ के प्रतापपुर में सड़क किनारे एक बैग में सोमवार को एक नवजात बच्ची मिली, जिसे तेज ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस बच्ची को 3 बैगों में डालकर फेंक दिया गया। वीडियो में राहगीर एक के बाद एक बैग की परत खोलते हुए नजर आए, जिसमें रोती हुई बच्ची नजर आई। लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बच्ची करीब 3 महीने की बताई जा रही है। उसका इलाज प्यारेलाल अस्पताल में चल रहा है। बच्ची की हालत में अब सुधार है। बच्ची अब चाइल्ड हेल्पलाइन की निगरानी में है। बच्ची की हालत बहुत ही खराब थी और उसके जो है ना मतलब उसका प्लेसेंटा भी उसके साथ ही जो आंवल नाल होती है जुड़ा हुआ था और बदबू जैसी भी आ रही थी बच्ची की। तो हमने उसको सीधे नर्सरी में भेज दिया था। वहाँ पर इन्होंने बच्चे को अच्छे से मैनेज किया है, इसको भर्ती किया है, इसको दवाइयाँ ट्रीटमेंट दिया है। बच्ची अब बहुत ही अच्छी बेहतर कंडीशन में है। शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर छापे की खबर है। मुंबई थाने में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही छापेमारी में आपको बता दें कि उनके बेटे को भी ईडी अपने साथ ले गई। थाने के विधायक और शिवसेना प्रवक्ता हैं वो प्रताप सरनाइक। विहांग सरनाइक को पूछताछ के लिए ले गई। ईडी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग हैं। सोहित है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, क्या है पूरा मामला, आरोप क्या है? देखिए, आज सुबह से शारिक हुआ ये कि अचानक से ये खबर आया है कि ईडी मुंबई और थाने में 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें से एक जो जगह है वो प्रताप सरनाइक का रेसिडेंस है, जो मुंबई से सटे थाने में है, घोड़बंदर इलाके में। वहां पर करीबन 4 घंटों तक रेड मारी गई, खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद विहांग सरनाइक को उनके साथ ले जाया गया। दरअसल ईडी का कहना है कि टॉप्स ग्रुप नामक एक जो ग्रुप है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ आरोप सामने आए हैं, जिसे लेकर उनकी जांच चल रही है। उसमें प्रताप सरनाइक के उनके परिवार का किस तरह से लेना देना है उसे लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार का इस कंपनी से कोई नाता है। तो करीबन 4 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने प्रताप सरनाइक के जो बेटे हैं विहंग सरनाइक, उन्हें वो अपने साथ गाड़ी में ले गई है। तो वहीं जहां पर मैं मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वसंत लॉन्ज है और इस इमारत में भी प्रताप सरनाइक का एक घर है। वहां पर अभी फिलहाल ईडी की एक दूसरी टीम मौजूद है। तो ये भी देखना अहम होगा कि क्या यहाँ पर भी कोई कार्रवाई की जाती है। फिलहाल प्रताप सरनाइक मुंबई में नहीं है, आज शाम तक आने वाले हैं। सुबह जब उनसे बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो भी इसके बारे में जो जानकारी है वो निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रताप सरनाइक या शिवसेना की बात करें तो प्रताप सरनाइक 3 बार के विधायक हैं शिवसेना से। हाल ही में उन्हें प्रवक्ता बनाया गया। अन्वय नायक का जो मामला था जिसमें अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं उन पर कार्रवाई की बात थी, वो भी प्रताप सरनाइक ने की थी। कंगना रनौत ने जब मुंबई की तुलना पीओके से की थी तब भी प्रताप सरनाइक ने उस मामले में बढ़ चढ़कर जो है बातचीत की थी। तो शिवसेना कहीं ना कहीं इसे बदले की राजनीति कह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसके बारे में ट्वीट किया, कार्रवाई पर सवाल उठाया है। तो वहीं संजय राउत ने कहा कि आप जो करना करिए, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं उस पर सवाल अब शिवसेना की ओर से उठाया जा रहा है। तो बीजेपी इसका स्वागत भी कर रही है जिस तरह से कार्रवाई हुई है। तो राजनीतिक कार्रवाई ये होती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो उनका मानना है कि राजनीतिक कार्रवाई है कि ईडी की ओर से इसमें क्या दलील दी। जब शाम को कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी तब पता चलेगा कि आखिर किस आधार पर ये सारी चीजें की गई और अब तक क्या क्या पूछताछ में पता चल पाया है। फिलहाल अभी भी कई जगहों पर जो छापेमारी और खोजबीन का काम है वो जारी है, जिसमें से एक जो जगह है वसंत लॉन्च, ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसमें है, जहां पर हम मौजूद हैं फिलहाल। जी शुक्रिया सोहित। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की याचिका पर आज मुंबई हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस याचिका में बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती भी दी गई है। दोनों बहनों पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने और राजद्रोह का आरोप है। दोनों को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है, लेकिन दोनों अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां कसा 2 आईपीएस अधिकारियों पर शिकंजा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता रहे रोशन बेग की गिरफ्तारी के बाद
पॉन्जी स्कैम में सीबीआई का शिकंजा 2 आईपीएस अधिकारियों पर कसता जा रहा है। रोशन बेग को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस के निलंबित पूर्व विधायक रोशन बेग को सीबीआई ने 1500 करोड़ रुपए के आईएमए घोटाले में आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आईएमए के मालिक मंसूर खान ने रोशन बेग पर 400 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था ताकि वो आईएमए का कारोबार चला सके, लेकिन रोशन बेग ने हाल ही में इससे इनकार किया था। जीएसटी और इतने सारे कानून के इस दौर में 400 करोड़ कौन और कैसे देगा? रोशन बेग का नाम तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले में भी उछला था। आईएमए के प्रोमोटर मंसूर खान की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने जांच आगे बढ़ाई तो बेंगलुरु पुलिस के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और राज्य सरकार ने सीबीआई को 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। It's only the people who were expecting justice to prevail. हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। कार्रवाई हो रही है ताकि सच सामने आ सके। मंसूर खान की कंपनी आईएमए ने इस्लामिक बैंकिंग पद्धति के नाम पर निवेशकों को 3% का ब्याज मुनाफा कहकर हर महीने देना शुरू किया। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए के निवेश पर सालाना 36,000 रुपए यानी 3,000 रुपए हर महीने। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और न जाने कई दूसरे राज्यों के लोगों ने इसमें अरबों रुपए निवेश किए और फिर नेताओं और नौकरशाहों के साथ मिलकर मंसूर खान ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने सरदार आत्मा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। वारदात के वक्त सरदार आत्मा सिंह अपनी कार से घर के बाहर उतर रहे थे। वारदात कल शाम 5:30 बजे हुई। सरदार आत्मा सिंह करोलबाग इलाके के गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहिब आनंदपुर धाम के प्रधान। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मुंबई से सटे ठाणे के राबोड़ी इलाके में दिन दहाड़े एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम जमील शेख है। वो राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी का पदाधिकारी था। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि जमील बाइक पर बैठकर जा रहा था। उसके पीछे आ रहे बाइक सवार 2 लोगों ने उसमें से एक ने गोली चलाई जो सीधे जमील के सिर में जा लगी और वो नीचे गिर गए। परिवार का आरोप है कि आसपास के ज्यादातर अस्पताल कोविड के थे, ऐसे में उसका इलाज नहीं हुआ। 3 अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान का महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ग्राम सभा भवन के पास हो रहे निर्माण का विरोध कर रही थी। आरोप है कि ग्राम प्रधान अवैध निर्माण करवा रहा था, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे थे। तभी ग्राम प्रधान ने महिला पर हाथ उठा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ने टीम गठित की और जांच करवाई। आरोप में सच्चाई पाए जाने के बाद ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। रोहनी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। दोनों बदमाश हरियाणा के गैंगस्टर हैं। दोनों पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, लूट और पुलिस वालों पर फायरिंग करने के कई केस दर्ज हैं। ये दोनों बदमाश कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। दोनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत हुई है। यह मुठभेड़ एसएसबी की 33 रिजर्व बटालियन के साथ हुई। नक्सलियों के पास से एक अत्याधुनिक हथियार मिला है। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल भी हुआ। आंध्र प्रदेश के कोठागुडम में 33 माओवादियों ने सरेंडर किया। पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में भाकपा माओवादी की ग्रामीण समिति के सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के मुताबिक इन माओवादियों में 8 छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। सरेंडर करने वाले कई सड़कों पर विस्फोट करने, बारूदी सुरंग बिछाने और वाहनों को जलाने में शामिल हैं।